बस्ट। तो उत्तरकाशी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है और उसका धराली नाम की जो जगह है वहां पे रिसेंटली क्लाउड बस्ट की वजह से फ्लैश फ्लड की सिचुएशन बन चुकी है। तो इस इंसिडेंट का हम साइंटिफिक ओवरव्यू लेंगे कि व्हाट इज क्लाउड बस्ट, व्हाट इज फ्लैश फ्लड। तो इंडिया के मैप में दिस इज उत्तराखंड एंड दिस इज मैप ऑफ उत्तराखंड। इसमें यह है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड बस्ट होने की वजह से जो यहाँ पे रिवर फ्लो होती है खीर गंगा, उस रिवर में फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। और ये रिवर पहाड़ों से होते हुए फ्लो होती है, तो पहाड़ों को कट करते हुए जब ये आती है तो अपने साथ बहुत सारा सिल डैब्रिस लेते हुए ये चलती है। उसके बाद ये पहुंचती है धराली टाउन में और वहां पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन इसमें होता है। तो दिस इज मैप ऑफ उत्तराखंड और ये है उत्तरकाशी। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे जो रीजन है यहाँ पे ग्लेशियर वाले रीजन है। पहले इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा था कि क्लाउड बस्ट की वजह से ये फ्लड सिचुएशन बनी है, बट बाद में आईएमडी ने ये कंक्लूड किया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। सो इस मैप में आप देख सकते हो यहाँ पे है धराली, उत्तरकाशी का एक टाउन, और इस पूरी एरिया में बहुत सारी रिवर्स फ्लो होती है। मेजर रिवर्स यहाँ पे भागीरथी है, अलकनंदा है। देखो ये वाली जो रिवर है दिस इज अलकनंदा, और ये जो रिवर आ रही है यहाँ से दिस इज भागीरथी। ये दोनों रिवर्स भागीरथी और अलकनंदा ये मिलते हैं और यहाँ से फिर इसे हम गंगा कहते हैं। और ये जो रिवर है दिस इज, ये है यमुना रिवर। अब ये जो धराली जगह है यहाँ पे भागीरथी रिवर आती है और भागीरथी की ही ट्रिब्यूटरी है खीर गंगा। इस मैप में आप देख सकते हो ये पूरा उत्तरकाशी है और यहाँ पे है दिस इज धराली, ये धराली टाउन। यहाँ पे दिस इज गंगोत्री ग्लेशियर और यहाँ से भागीरथी रिवर फ्लो होते हुए आ रही है और इस भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है ये खीर गंगा। और इस खीर गंगा जो रिवर है उसमें ही फ्लड की सिचुएशन बनती है। नाउ द साइंटिफिक एनालिसिस रिवील्ड अ कॉम्प्लेक्स पिक्चर। देखो पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो खीर गंगा रिवर है उसमें फ्लड की सिचुएशन क्लाउड बस्ट की वजह से हुआ था। लेकिन अब जो आईएमडी की रिपोर्ट है, आईएमडी मीन्स इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो आईएमडी की रिपोर्ट के हिसाब से इस एरिया में इतना रेनफॉल नहीं हुआ जिसे हम क्लाउड बस्ट कह सकें। देखो क्लाउड बस्ट का क्या मतलब होता है? क्लाउड बस्ट इज रेनफॉल एक्सीडिंग 100 मिलीमीटर पर आवर। जब एक घंटे में ही 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए किसी एक लोकलाइज्ड एरिया में, मतलब एक छोटी सी एरिया में एक घंटे के अंदर अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा अगर बारिश हो जाती है तो उसे हम कहते हैं क्लाउड बस्ट। लेकिन आईएमडी के हिसाब से जो हर्षिल वाला रीजन है दिस इज हर्षिल रीजन एंड भटवारी वाला जो रीजन है दिस इज भटवारी रीजन। यहाँ पे जो उन्होंने रेनफॉल को रिकॉर्ड किया है तो हर्षिल वाले रीजन में रेनफॉल कितना हुआ था? ओनली 6.5 मिलीमीटर। एंड भटवारी रीजन में सिर्फ 11 मिलीमीटर 24 घंटे में। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कम बारिश हुई थी। क्लाउड बस्ट होने के लिए रेनफॉल कितना चाहिए? 100 मिलीमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6.5 एंड 11 mm इतनी ही बारिश हुई है। तो इट मीन्स कि इट इज नॉट अ क्लाउड बस्ट। तो अब जो एक्सपर्ट है, जो साइंटिस्ट है, उनका ये मानना है कि ये जो फ्लड की सिचुएशन हुई थी ये GLOF यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से ये हो सकता है, रादर देन अ क्लाउड बस्ट। तो क्लाउड बस्ट की वजह से ये नहीं हुआ, ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से हुआ। अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है? जब ग्लेशियर्स रिट्रीट करते हैं, जो ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे हैं स्पेशली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से ग्लेशियर लेक्स बनती हैं और उसी में जब आउटबर्स्ट होता है उससे फ्लड की सिचुएशन आती है। तो इसे हम देखेंगे आगे कि ये होता कैसे है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं क्लाउड बस्ट कैसे होता है और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ये कैसे होता है। बिफोर मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑप्शनल्स, फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी ऑप्शनल, यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड यूजीसी नेट JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt you can contact us on the given numbers. First one is cloudburst. तो आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनकी डेफिनेशन के हिसाब से क्लाउड बस्ट कब होगा? जब रेनफॉल 100 मिलीमीटर पर आवर को एक्सीड कर देता है एक छोटी सी ही एरिया में, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर की जो एरिया है वहां पे अगर 100 मिलीमीटर पर आवर का रेनफॉल होता है तो उसे हम कहते हैं क्लाउड बस्ट। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा रिवाइज किया था 2023 में IIT जम्मू एंड NIH ने। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इनकी डेफिनेशन के हिसाब से 1 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में 100 से 250 मिलीमीटर पर आवर का जब रेनफॉल होता है तो उसे हम कहते हैं क्लाउड बस्ट। ये काफी लोकलाइज्ड होगा, मतलब कि बहुत छोटी सी एरिया में होगा इनके डेफिनेशन के हिसाब से, सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में। एंड इंटेंस वेदर इवेंट, तो अगर छोटी सी एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो उससे फ्लड की सिचुएशन बनती है ऑफ कोर्स।
अब ये जो सिचुएशन है, ये जो क्लाउड बस्ट है, ये एसोसिएटेड होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से। क्लाउड्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स हैं, जो कि माउंटेनियस रीजन में अगर ये बनते हैं, तो इसकी वजह से क्लाउड बस्ट हो सकता है। देखो, क्लाउड बस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्लाउड्स बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो वाटर है वो गर्म होगा किसी भी वाटर सोर्स में, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशन, सी। तो वहां पे सनलाइट की प्रेजेंस में पानी गर्म होगा, और गर्म होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर वो ऊपर उठेगा। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे जैसे हम ऊपर ऑल्टीट्यूड में जाते रहते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कम होते रहता है। किस रेट से कम होते रहता है? उसे हम कहते हैं ELR, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, जो कि है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। लेकिन ये वेरी करता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग टोपोग्राफी पे। तो ऑन एन एवरेज हम इसे लेते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। लेकिन ये वेरी करता है, ये कहीं पे 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर भी हो सकता है, 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, टोपोग्राफी, एवरीथिंग। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर हमारा कम होते रहता है। तो ये जो वाटर है, जो कि इवेपोरेट होता है, पहले क्या होगा, ये गर्म होगा पानी, और उसके बाद ये ऊपर उठेगा। जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा, ये ठंडा होते रहेगा। तो पहले क्या था, पहले ये वाटर से वेपर बनता है, गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, फिर ये ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठता है तो ये फैलेगा, एक्सपेंड होगा। देखो, इसमें एक्सपेंशन होता है, और एक्सपेंड जैसे जैसे होगा तो ये ठंडा होता जाएगा। और जब ये ठंडा होते जाएगा, ऊपर ऑल्टीट्यूड में पहुंचता, क्योंकि देखो टेम्परेचर कम होते जा रहा है ऊपर ऑल्टीट्यूड में, तो जो वाटर वेपर है वो भी धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा। ठंडा होने के बाद क्या होगा, जो कि ये वेपर फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में था, वापस से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ड्रॉपलेट्स इसकी बनने लगती हैं। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो पानी की ड्रॉपलेट्स बनती हैं, इनको कंडेंस होने के लिए, कंडेंसेशन हम किसे कहते हैं, जो वेपर है, वाटर का जो वेपर है, उसका वापस वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस हम इसे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन होने के लिए क्या चाहिए? कंडेंसेशन के लिए चाहिए पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यानी कि ये डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मोक पार्टिकल्स, कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर ही जो वाटर की ड्रॉपलेट है वो कंडेंस होती है, यानी कि जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट बना देता है इन पार्टिकल्स के ऊपर। धीरे धीरे कंडेंसेशन होने लगता है और बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे बनने लगती हैं। फिर ये आपस में भी कोलाइड करती हैं, आपस में देखो ये टकराती हैं, आपस में कोलाइड करने के बाद ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, और इसी तरीके से एक क्लाउड बन जाता है बहुत बड़ा। तो ये प्रोसेस है क्लाउड्स के बनने का। तो होता क्या है, सिंपली जो हमारा लिक्विड वाटर है वो सनलाइट के प्रेजेंस में गर्म होके इवेपोरेट होगा और उससे वाटर का वेपर बनेगा। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर कम होता जा रहा है और वो एक्सपेंड हो रहा है, वो फैल रहा है, तो जैसे जैसे ये वाटर वेपर फैलता है फिर ये ठंडा हो जाएगा, और वहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर ये कंडेंस हो जाएगा, वापस से वाटर वेपर से वाटर की ड्रॉपलेट्स बना देता है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में टकराते हैं और ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, और उसी को हम कहते हैं क्लाउड्स। अब क्लाउड बस्ट के सिचुएशन में क्या होता है? देखो, क्लाउड बस्ट कहाँ पे होते हैं? मेनली माउंटेनियस रीजन्स में होते हैं। दिस इज अ माउंटेन, एंड स्पेशली जब टेम्परेचर हाई होता है समर सीजन में, उस टाइम पे क्लाउड बस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्लाउड बस्ट कब होगा? जब एक वार्म मॉइस्ट एयर एक लो लाइंग एरिया से ऊपर उठती है। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई एयर मास है, वो गर्म होता है और साथ में वो मॉइस्चर लेके ऊपर उठता है, और वो फिर अब वो माउंटेन्स के पास में आ रहा है, यहाँ से वो उठ के ये एयर मास यहाँ से होते हुए फिर वो पहुंच गया कहाँ पर? माउंटेनियस रीजन में। तो माउंटेन में वो ऊपर उठता है, जितना वो ऊपर उठेगा उतना क्या होगा, वो ठंडा होता जाएगा, एक्सपेंड भी होगा और ठंडा भी होगा, तो उसमें कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। अब यहाँ पे जो क्लाउड्स बनेंगे, इन क्लाउड्स को हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। जो क्लाउड बस्ट के सिचुएशन में जो क्लाउड्स होते हैं, देखो क्लाउड्स अलग अलग तरीके के हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, सर्को क्यूमुलस है, ऑल्टो क्यूमुलस है, स्ट्रेटो क्यूमुलस है, ऑल्टो स्ट्रेटस, ये छोटे छोटे क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं। दिस इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो कि बहुत बड़े क्लाउड्स हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो क्लाउड्स है वो इकट्ठा होते रहते हैं। नॉर्मली क्लाउड्स बनते हैं और प्रिसिपिटेशन शुरू हो जाता है, मतलब बारिश धीरे धीरे शुरू हो जाती है, तो क्लाउड्स बनते जाते हैं और बारिश होते रहती है। लेकिन ये क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स हैं, ये इकट्ठा होते रहते हैं और बहुत बड़े ये क्लाउड्स बन जाते हैं। उसके बाद इनका जो पानी है वो एक साथ नीचे आ जाता है एक छोटी सी ही एरिया में, और उसी से क्लाउड बस्ट की सिचुएशन होती है। ये होता कैसे है?
अब ये जो क्लाउड्स हैं इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट, मतलब बहुत तेजी से ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बन पाती हैं। जब वाटर का कंडेंसेशन होता है, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स बनती है, वो आपस में कोलाइड होकर बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बनाती हैं। सबसे पहले छोटे छोटे ड्रॉप्स होंगे, वो आपस में कोलाइड करेंगे, और बड़े बड़े ड्रॉप्स जब बनते हैं वाटर के, तो उसके बाद ही वो नीचे आते हैं एज अ रेनफॉल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये माउंटेनियस रीजन में है, तो माउंटेनियस रीजन में बहुत तेजी से ये ऊपर उठते हैं। सो दैट्स वाई इनमें अपड्राफ्ट इतना ज्यादा होता है। ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये आपस में कोलाइड होके बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बना पाते हैं। दैट्स वाई ये क्लाउड्स यहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं। क्लाउड्स यहाँ पे इकट्ठा होते रहते हैं और बहुत बड़ा एक क्लाउड का मास बन जाता है एक ही जगह पे। और ये क्लाउड का मास कब तक बनता रहेगा, जब तक कि ये बहुत ज्यादा हैवी ना हो जाए। जब ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, फिर उसके बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, और एक साथ ही पूरा का पूरा पानी जो है रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो ये एक सडन डाउनपोर होता है, एक साथ पूरा पानी नीचे आ जाएगा, उसे ही हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन। ये सिचुएशन और इंटेंसिफाई होती है बाय ए प्रोसेस जिसे हम कहते हैं लैंगमूर प्रिसिपिटेशन। इसमें क्या होता है कि लार्ज रेन ड्रॉप्स हैं वो आपस में टकराती हैं। जब ये बहुत हैवी हो जाएगा तो जो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स हैं वो भी आपस में टकराते हैं, और छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो उससे क्या होता है, वो और भी हैवी हो जाते हैं, और भी बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स बनते हैं, और फिर ज्यादा हैवी होने की वजह से ये एक साथ फिर नीचे आ जाते हैं, और पूरा एक क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है। तो क्लाउड बर्स्ट क्या है, जब रेनफॉल एक्सीड कर रहा है 100 मिलीमीटर पर आवर ओवर ए स्मॉल एरिया, 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर। देखो जहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, उस छोटी सी ही एरिया में ये एक साथ बहुत तेजी से ये रेनफॉल के फॉर्म में फिर नीचे आ जाते हैं, और फिर वहां पे फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। अभी जो क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन अभी काफी बढ़ चुकी है, तो इसमें क्लाइमेट चेंज का भी इन्फ्लुएंस है। देखो एटमॉस्फेयर या फिर जो एयर है, एयर की कैपेसिटी होती है कि कितना पानी वो होल्ड कर सकता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन जितना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर का टेम्परेचर जितना होगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो एटमॉस्फेयर कैन होल्ड अप्रॉक्स 7% मोर वाटर वेपर। और रिसेंट की अगर हम आईपीसीसी की रिपोर्ट देखें, उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है अर्थ का ऑन एन एवरेज 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ चुका है। तो एटमॉस्फेयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, 1 डिग्री सेल्सियस राइज पे 7% ज्यादा वाटर वो होल्ड कर सकता है। इसका मतलब कि ये जो क्लाउड्स हैं, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ चुकी है, इसमें ज्यादा पानी स्टोर्ड है, जिसकी वजह से इनका पोटेंशियल बहुत बढ़ चुका है। शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल का, क्लाउड बर्स्ट का पोटेंशियल इसकी वजह से ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा लाइटनिंग एंड रेन डिले। देखो जब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, इनमें लाइटनिंग की जो एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी लाइटनिंग इसमें होती है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट कोलिसेंस होने से ये रोकता है। ड्रॉपलेट कोलिसेंस मतलब छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में मिलके बड़े ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, और उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं हैवी होके। लेकिन जब भी इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस होते हैं, तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट्स बड़े ड्रॉपलेट्स नहीं बन सकते काफी टाइम तक, और उस ड्यूरेशन में ये जो क्लाउड्स हैं ये और ज्यादा हैवी होते जाते हैं, और फिर उसके बाद एक साथ ही ये नीचे आ जाते हैं। उसे हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। देन कार्बन लोडिंग इन हिमालयाज। जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, वहां तक ये ब्लैक कार्बन पहुंच चुका है, जो कि एक पॉल्यूटेंट है। तो जितनी भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहां से ब्लैक कार्बन रिलीज होता है। तो ये ब्लैक कार्बन एरोसॉल्स, जो कि फॉरेस्ट फायर्स से, वेहिकुलर इमिशंस, क्रॉप को जो बर्न करते हैं, उनकी वजह से ये पहुंच चुका है कहाँ पे, हिमालयन ग्लेशियर रीजन्स में। ये जो ब्लैक कार्बन है, इसकी वजह से क्लाउड का जो माइक्रोफिजिक्स है, क्लाउड किस तरीके से बनता है, वो भी यहाँ पे ऑल्टर हो रहे हैं। इसमें आप देख सकते हो दे आर डिपॉजिटेड, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो चुके हैं ब्लैक कार्बन, और बहुत सारा ब्लैक कार्बन क्या है, एटमॉस्फेयर में भी है, और वो क्लाउड कंडेंसेशन के लिए न्यूक्लियाई प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जब वाटर वेपर इवेपोरेट होता है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंसेशन होता है उन वाटर वेपर का। तो अब यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन के फॉर्म में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिकल्स इनको मिलेंगे, उतना ज्यादा ये जल्दी से जल्दी, उतने तेजी के साथ में इनमें कंडेंसेशन होगा, और जो क्लाउड है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा।
बहुत ज्यादा कंडेंसेशन एक साथ होने की वजह से, जिसकी वजह से भी फिर क्लाउड बस्ट की सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अभी आईएमडी के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि क्लाउड बस्ट की वजह से ये फ्लड की सिचुएशन नहीं हुई थी। जो फ्लड की सिचुएशन हुई थी वो हुई थी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से। तो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है? दिस इज सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियल फॉर्मेशंस। देखो, जो उत्तरकाशी वाला जो रीजन है वहां पे बहुत सारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं। जो ग्लेशियर्स वाली जो एरियाज होती है वहां पे ये लेक्स बनते रहती हैं। इन्हीं लेक्स को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर लेक, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं, ये पिघलते रहते हैं और यहाँ से जो पानी आता है वो कहीं ना कहीं पे तो इकट्ठा होगा ही। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे ये लेक बन जाती है। अब अगर ये लेक कहीं से टूट जाए तो पूरा पानी चले जाएगा किसमें? रिवर में, जो रिवर वहां से फ्लो हो रही है, और उस रिवर में फ्लड की सिचुएशन हो जाती है। सो दिस इज अ ग्लेशियर लेक, इसे हम मोरेन भी कहते हैं। तो ये जो पूरा लेक है, अगर इसका कोई भी एरिया, जैसे कि दिस इज, इसे इसे हम क्या कहेंगे? मोरेन ब्रिज। यहाँ से अगर ये एरिया लैंडस्लाइड की वजह से, किसी भी वजह से, या फिर ये बहुत ज्यादा पानी इसमें भर चुका है उसकी वजह से, ये वाला एरिया अगर यहाँ का डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, तो ये पूरा पानी क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा पानी नीचे चले जाएगा। और जिसकी वजह से कि जो भी रिवर वहां से होते हुए फ्लो हो रही है उसमें वो पानी चले जाएगा, तो उस रिवर में फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। इस इमेज में आप देख सकते हो ग्लेशियर लेक्स, ये ग्लेशियर लेक्स जिनमें कि पानी प्रेजेंट होता है, जिसमें कि पानी प्रेजेंट होता है बिकॉज ये ग्लेशियर वाले जगह है, और जो बर्फ है वो मेल्ट होते रहती है। एंड स्पेशली अभी जो टेम्परेचर राइज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसकी वजह से बहुत सारी ग्लेशियर लेक्स यहाँ पे बन रही है, जिसमें कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से पानी का अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है। अब पानी का अमाउंट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये भी, तो इनके आउटबर्स्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब इन्हीं ग्लेशियर लेक्स के आउटबर्स्ट की वजह से या फिर टूटने की वजह से जो पानी है पूरा कहाँ पे आ जाएगा? डाउन स्ट्रीम में, जो भी रिवर वहां से होते हुए जा रही है उस रिवर में उसका पानी आ जाएगा, और वो जो पानी है वो फ्लड की सिचुएशन करेगा। सो दिस इज, ये है उत्तरकाशी, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा ग्लेशियर वाला रीजन है। तो अभी ये माना जा रहा है कि इन्हीं ग्लेशियर लेक में आउटबर्स्ट की वजह से जो खीर गंगा रिवर बहती है, जो खीर गंगा रिवर फ्लो होती है उत्तरकाशी से, उसमें फ्लड की सिचुएशन हो गई थी। तो इस डेकेड में हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये आइसोलेटेड डिजास्टर नहीं है, हम इसे क्लाइमेट इमरजेंसी भी कह सकते हैं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर राइज होने की वजह से ग्लेशियर लेक में भी आउटबर्स्ट हो रहा है। साथ में जो क्लाउड की जो कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्लाउड बस्ट की सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। तो इसकी मिटिगेशन के लिए सबसे पहले तो हमें फोरकास्टिंग की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो लोकलाइज्ड प्लानिंग। अब ये जो उत्तराखंड का जो रीजन है जहाँ पे ये बहुत सारे ग्लेशियल, ये जो रीजन है ये प्रोन है। जो हिमालयन रीजन्स हैं ये बहुत प्रोन है क्लाउड बस्ट के लिए। तो हमें लोकलाइज्ड प्लानिंग करने की जरूरत है, जितने भी जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो भी माउंटेनियस रीजन्स हैं वहां पे, कि किस तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो कैसे उसको मैनेज किया जाए, उसकी प्रॉपर कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। रेजिलियंट डेवलपमेंट, एंड ऑल्सो जो हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो चल रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल, तो उसका भी प्रॉपर असेसमेंट करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो क्लाइमेट एक्शंस लेने की जरूरत है, बिकॉज अगर क्लाइमेट चेंज को हमने मिटिगेट नहीं किया तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं ये बढ़ते रहेंगे। You can join our affordable courses for your better preparation. Registration link is given in the description box.